तो हम लोग जो है जो रसायन का जो पहला अध्याय है उसका हम लोग पहला लेक्चर देखे थे। पहला लेक्चर में बताए थे तुमको ठोस, द्रव, गैस, परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, मिश्रण, इन सब के बारे में चर्चा हुई थी। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो द्रव्य के कुछ गुण हैं उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। द्रव्य के गुण जैसे कि होते हैं द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, ताप इत्यादि गुणों के बारे में हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद और समय मिला तो और कुछ देखने का कोशिश करेंगे, तो करने देखते हैं कितना हो पाता है। तो पिछला का जो लेक्चर नहीं देखा होगा वो तुम जो है डाइट्यूटोरियल ऐप पर जाकर के उस में भी देख सकते हो, जो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। डाइट्यूटोरियल ऐप पर जाकर के उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर भी देख सकते हो, सारा वीडियो मिल जाएगा। उसमें सारे जो तुम्हारे चैप्टर्स है सारे के नोट्स भी मिल जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे के हिंदी दोनों माध्यम में नोट्स मिल जाएंगे। 11th क्लास 11 और 12 के तो जाकर के प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके सारे लेक्चर और सारे पर्सनल डाउट्स या तुम्हें क्या कहते हैं लाइव क्लास, इन सब का तुम्हें मिल जाएगा वीडियो। और सर उसमें ज्वाइन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है तो उसके बारे में पूछ भी सकते हो। तो आज का वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, देखते हैं द्रव्य के गुण। द्रव्य के तो द्रव्य के गुण जैसे हैं, जैसे मैंने पहला कहा उसमें पहला हो गया तुमको द्रव्यमान। पहला गुण में लिखते हैं इसको द्रव्यमान। द्रव्यमान का इंग्लिश होता है मास। किसी पदार्थ में उपस्थित मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाती है। किसी द्रव्य में उपस्थित मात्रा उस द्रव्य का उसका द्रव्यमान कहलाता है। उसका द्रव्यमान कहलाता है। उसका द्रव्यमान कहलाता है, उसका मास कहलाता है। तो द्रव्यमान का तुमको जहां तक है, द्रव्यमान के बारे में जानता हो, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, जो कि किलोग्राम तुमको जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर वेट्स एंड मेजर्स एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, वही इन सब का निर्धारण करती है। आज का जो एसआई मात्रक है उसका निर्धारण करती है। तो जिसमें कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो गया तुमको? बराबर किलोग्राम। किलोग्राम। तो किलोग्राम को कैसे लिखते हो? के और जी, केजी इसका संकेत हो गया किलोग्राम। और इसमें ग्राम भी हो गया। तो 1 किलोग्राम में कितना 1000 ग्राम होता है। ये सब तो है, लेकिन और इससे बड़ा अगर मात्रक की जरूरत पड़ती है तो किसको मात्रक कर सकते हैं? 100 किलोग्राम को क्या कहते हैं? 1 क्विंटल। 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 केजी। 1 टन जो मेट्रिक टन है दैट इज इक्वल टू 1000 केजी। 1000 किलोग्राम को क्या कहते हैं? 1 टन कहते हैं। तो बड़ी मात्रक हो गए। लेकिन जो हम लोग रसायन शास्त्र में या केमिस्ट्री में हम लोग बहुत छोटे छोटे द्रव्यमान के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि अणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु इतने छोटे होते हैं कि उसको आंख से हम लोग देख भी नहीं सकते, तो उसका द्रव्यमान तो बहुत ही अल्प होगा। तो इन सबों के द्रव्यमान को निकालने के लिए, मापने के लिए जाहिर है कि किलोग्राम, ग्राम ये सब बहुत ही उपयुक्त मात्रक नहीं होगा, तो इसमें उसको व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो परमाणु या अणु इन सबों के द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग एक इकाई प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग एकीकृत द्रव्यमान इकाई कहते हैं। इसके परमाणु या अणु का द्रव्यमान निकालने के लिए आज जो कि एक जो मात्रक है जिसके प्रणाली है जिसको हम क्या कहेंगे? एकीकृत द्रव्यमान इकाई।
इसको लिख देते हैं। पहले इसको परमाणु द्रव्यमान इकाई के नाम से जाना जाता था, एकीकृत द्रव्यमान इकाई। तो पुराना इसका नाम था तुमको परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसका नाम अब बदल गया है। इसका संकेत भी पहले होता था AMU, लेकिन अब इसका संकेत हो गया सिर्फ U। परमाणु द्रव्यमान इकाई को का संकेत क्या हुआ, सिर्फ EU। तो इसको जो परिभाषित किया गया यूनिफाइड मास यूनिट एकीकृत द्रव्यमान इकाई, तो परिभाषा है तुमको एक U जो होता है कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग, 1/12 गुना कार्बन C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु के द्रव्यमान का कितना भाग होगा, कार्बन का एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, उसका 12वां भाग क्या कहलाता है, 1 U कहलाता है। तो इसी के सापेक्ष सभी का परमाणु का द्रव्यमान निकाला जाता है। इसके आधार पर जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान था 1.008 U। तो इस तरह से सभी का जो द्रव्यमान अब दिया गया है, सभी परमाणु का द्रव्यमान किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, एकीकृत द्रव्यमान इकाई, जिसे पहले हम लोग कहते थे परमाणु द्रव्यमान इकाई। और इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका मान होता है 1U इक्वल्स टू, तो 1/12 गुना परमाणु का जो कार्बन के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान होता है 12 ग्राम, और तो ग्राम में बदलना चाहेंगे इसको, तो इसको लिख सकते हैं 1/12 गुना कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया, कार्बन के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान था 12 ग्राम, और 12 ग्राम 1 मोल में कितना परमाणु होता है, 6.022 गुना 10⁻23, जिसको मोल में पढ़ाएंगे कि और बेहतर समझ पाओगे। 1 मोल परमाणु का होता है 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान होता है कितना, 12 ग्राम। तो इसका वजन जो आ गया तुमको कितना ग्राम आ जाएगा, देखो इसको जो भाग करेंगे तो 1/6 मतलब तुम्हारा कितना 12 है, 12 का ठीक है तुम्हारा, तो 1/6.022 गुना 10⁻23, इसको जो है ऊपर जाएंगे तो पावर कितना कर देंगे, 1/6.022 गुना 10⁻23 को कैलकुलेट करेंगे तो यह जाएगा 1.66 गुना 10⁻24 ग्राम। ये ग्राम में आएगा, किलोग्राम में इसको कन्वर्ट करेंगे 1.66 गुना 10⁻27 ग्राम आता है किलोग्राम। तो ये तुम्हारा जो हो गया 1 U का ग्राम में परिवर्तन हो गया, तो बहुत छोटा है, -24 ग्राम, वेरी वेरी स्मॉल। तो इस तरह से तुम कह सकते हो कि इस प्रकार जो है द्रव्यमान का, तुमको द्रव्यमान के बारे में जानकारी हो गई। द्रव्यमान को क्या करते हैं हम लोग, एक जो परमाणु का द्रव्यमान है तो 1 U हो गया, कार्बन का परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया, 12 U हुआ, एक कार्बन का परमाणु का द्रव्यमान 12 U हुआ, हाइड्रोजन का 1.008 U, ऑक्सीजन का जैसे 15.999 U होता है, जिसको 16 U भी कर सकते हो लगभग। तो इस प्रकार से सबका परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए इसको दिखाया गया है। और परमाणु का द्रव्यमान पता हो तो आणविक द्रव्यमान भी निकाल सकते हो। आणविक द्रव्यमान निकालने क्या करेंगे, इसको आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए जैसे कि H2O है, तो उसका जो आणविक द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, H का परमाणु द्रव्यमान जो O का, तो उसको जोड़ देंगे तो इसको जो है क्या कहते हैं, उसका आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। जैसे कि H2O का आणविक द्रव्यमान निकालना है, H2O का आणविक द्रव्यमान, तो अगर सबका परमाणु द्रव्यमान तुमको याद है, जिसका 1.008 होता है, जिसको 1 ही मान लेते हैं लगभग, तो इसमें 1 इंटू कितना होगा, 2 + 16, ऑक्सीजन का 16 होता है, बराबर 2 + 16 इक्वल टू 18 U हो गया तुमको। एक जल के एक अणु का द्रव्यमान हो गया, तो जल के एक अणु का द्रव्यमान बराबर कितना हो गया, 18 U। तो ये तुम्हारा हो गया जल के एक अणु का द्रव्यमान। और जल के अगर एक, फिर इसको अगर मोल में बदलना चाहेंगे तो फिर इसके बारे में तो इसके बाद वाले जो क्लासेस जबकि मोल पढ़ाएंगे तो और इसको और डिटेल में देखोगे मोल में कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो पहले द्रव्यमान, जैसे किसका ही परमाणु द्रव्यमान पता है तो सबका जोड़ के क्या कर सकते हो, आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हो।
जैसे कि H2SO4 का नाम याद है, H2SO4 को क्या कहते हैं लोग? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर निकालें तो कितना हो गया? 1 गुना 2 H2SO4, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या हो जाएगा? यहाँ द्रव्यमान 1 गुना 2 जो 32 जोड़ 16 गुना 4, 32 होता है किसका? परमाणु द्रव्यमान, सल्फर का। तो सबको जोड़ के तुमको 98 आएगा। इस तरह से और भी द्रव्यमान तुम लोग निकाला भी होगा, पहले 9 क्लास 10 क्लास इस समय पर बनाया होगा ये सब। तो इसको और भी मोल के समय ये सब चर्चा करेंगे। तो इसका तुमको द्रव्यमान के बारे में तुमको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग द्रव्यमान कितना नोट कर लो, अब हम लोग आयतन के बारे में पढ़ते हैं। इसको मिलाकर द्रव का दूसरा गुण जो है तुमको वो होगा आयतन। तो इसको नोट कर लो और इसमें याद करो, एक यू जो एकीकृत द्रव्यमान इकाई है उसमें कितने ग्राम होते हैं? तो 1.66 गुना 10⁻24 ग्राम। तो एक यू इक्वल टू कितना हो गया? 1.66 गुना 10⁻24 ग्राम। और यू कैसे परिभाषित किया गया है? कार्बन के एक परमाणु जो कि C12 समस्थानिक, सी का 12वां जो द्रव्यमान जो द्रव्यमान संख्या वाला समस्थानिक है उसके द्रव्यमान का 12वां भाग। तो ये हो गया तुमको। अब है आयतन। द्रव्यमान के बाद आता है तुमको आयतन। आयतन के बारे में जानते होगे, इसका इंग्लिश हो गया कैसे? वॉल्यूम। कोई पदार्थ जितना स्थान घेरता है वह उसका क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। कोई द्रव्य जितना स्थान घेरता है, जितना स्थान घेरता है उसे उस द्रव्य का आयतन कहते हैं। उसे उस द्रव्य का आयतन कहते हैं। तो आयतन का जो एसआई महत्व होता है वह मीटर क्यूब हो गया। लंबाई का भी मीटर, तो आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है तुमको? लंबाई का मीटर होता है, तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर, तो मीटर क्यूब, जिसको घन मीटर भी बोलते हैं हम लोग। इसको घन मीटर भी हम लोग कहते हैं, मीटर क्यूब। लेकिन आयतन का एक प्रचलित यूनिट है जिसको लीटर कहते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में जानते हैं कितना लीटर होता है? 1 घन मीटर में कितना लीटर? 1000 लीटर होता है। 1 घन मीटर में 1000 लीटर। तो याद कर लो, 1 घन मीटर में कितना लीटर हो गया? 1000 लीटर होता है। और 1 लीटर में कितना मिलीलीटर? 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। जिसको हम लोग ml भी कहते हैं, जो क्या कहते हैं हम लोग ml, मिलीलीटर को। 1 लीटर में 1000 ml मिलीलीटर। तो 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब? 1 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर। देखो सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं। तो 100 सेंटीमीटर ये हो गया, गुना 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को बदल दिए तो बराबर कितना हो गया? 100 दो पावर 2 4 2 6 पावर, तो 10⁻6 हो गया। सेंटीमीटर 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 क्यूब हो गया। तो बराबर क्या होगा? 10⁻6 सीसी। सीसी भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁻6 सीसी। एक और देखते हैं कि आयतन में 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सीसी बराबर कितना ml? ये देखो, इसको बदलना है। 1 सीसी इज इक्वल टू डैश ml। इसमें कन्वर्ट कीजिए, क्वेश्चन है, इसको बढ़ते हैं। इसको देखते हैं कितना होता है। 1 सीसी बराबर कितना होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो 1/100 गुना 1/100 मीटर गुना 1/100 मीटर गुना 1/100 मीटर, मतलब कि इतना क्या होगा? 1/10⁶ भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कभी बताए थे मीटर। इसको क्या होगा? इतना हमने 1 सेंटीमीटर को उतना 3 बार बदल दिए। और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है,
तो 1/10⁶ मीटर क्यूब हुआ, और गुना 1000 के लिए मीटर क्यूब से क्या बदल जाएगा, लीटर बदल गया। तो ये लीटर में आ गया, लीटर आ गया। तो लीटर, लेकिन हमारा सवाल है मिलीलीटर में, तो हमारा कितना करना होगा, 1 मिलीलीटर में और कितना, 1 लीटर में कितना है मिलीलीटर, 1000 है। तो 10⁶ कर दिया, तो कितना आ गया आंसर, 1 है। इसका आंसर आ गया 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर आ गया तुम्हें, 1 ml आ गया। 1 सीसी बराबर 1 ml। तो समझ गया होगा इसको। तो अब है तुमको अगला, तो आयतन का तुमको जो मात्रक पहले बदल दिए कुछ, तो आयतन क्या हो गया तुमको, जितना स्थान कोई पदार्थ घेर रहा है वह उस वस्तु पदार्थ का क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो आयतन हो गया, जिसको वॉल्यूम भी कहते हो, और आयतन का मात्रक हो गया लीटर। 1 लीटर में कितना हो गया, 1000, 1 मीटर क्यूब में, 1 घन मीटर में 1000 लीटर। तो इसे मात्रक देख लिया होगा, और आयतन का तुम्हारा देख रहे हैं। अब इसको इसका देखते हैं, अगला जो राशि है वो है घनत्व। नोट कर लो उसको, वीडियो को रोक करके भी नोट कर सकते हैं। तो अब जो है अगला राशि आता है तुमको, जिसका नाम है घनत्व। तो अभी तक द्रव्यमान का याद हो गया होगा, 1 U बराबर कितना ग्राम, 1 U में कितना ग्राम हो गया तुमको, 1.66 × 10⁻24 ग्राम। और आयतन में जहां तक है, आयतन में 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1.6 सीसी, और 1 सीसी बराबर 1 ml। इसका मात्रक को तुमने एक दूसरे में परिवर्तन कर दिया। अब है तुमको अभी जो बता रहे थे एक भौतिक राशि, जिसका नाम है घनत्व। घनत्व का इंग्लिश क्या होगा तुमको, डेंसिटी। घनत्व का हो गया डेंसिटी। इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्य का घनत्व कहते हैं। द्रव्य का घनत्व कहते हैं। तो घनत्व जो होता है तुमको, जो जितना ज्यादा घनत्व होगा वह उतना भारी होता है। जैसे कि रुई का घनत्व कम होगा और लोहा का घनत्व ज्यादा होगा। इस प्रकार घनत्व क्या पता चलता है, घनत्व से पता चलता है कि जिसका घनत्व ज्यादा है वो समान आयतन अगर लेंगे तो वो ज्यादा भारी प्रतीत होगा हमको। तो घनत्व हो गया। घनत्व का क्या होगा तुमको, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सूत्र हो गया, इकाई आयतन में इकाई आयतन जितना आयतन है तो एक का इकाई में क्या गया, आयतन से भाग दे दिया। तो जाहिर है कि द्रव्यमान का देखो मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक आयतन, घनत्व का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक SI मात्रक किलोग्राम है, आयतन का SI मात्रक क्या देखा हमने, मीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, घनत्व का SI मात्रक क्या हो जाएगा, केजी मीटर, केजी प्रति मीटर। घनत्व का SI मात्रक बराबर केजी प्रति मीटर, केजी प्रति मीटर क्यूब SI मात्रक। और सीजीएस मात्रक कहेंगे क्या हो जाएगा, सीजीएस मात्रक का क्या हो जाएगा, ग्राम होता है इसका द्रव्यमान का, और इसका हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो भी लिख लेते हैं, घनत्व का सीजीएस मात्रक बराबर क्या हो जाएगा तुमको, इसका ग्राम हो जाएगा और प्रति ये मीटर की जगह सीसी का जो सेंटीमीटर क्यूब या सीसी को क्यूबिक सेंटीमीटर। और एक जो होता है तुमको पानी का घनत्व होता है, पानी का घनत्व याद रखो, जो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, बराबर होता है 1000
केजी प्रति मीटर क्यूब। अब इसको क्या है, सीधीएस मात्रा को मिले, एक सीसी बराबर 1 ml होता है, एक सीसी और 1 ml क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखते हैं इसको कहा जाएगा, एक क्वेश्चन है कि आप बदलिए 1000 घनत्व को अक्सर संकेत देता है रो, इसको रो पढ़ते इस तरह का, रो बराबर 1000 केजी पर मीटर क्यूब है, इसका बदलना है इतना बराबर डैश ग्राम प्रति ml या सीसी, एक सीसी और ml क्या होता है, इक्वल होता है, ग्राम पर सीसी ml। इसको क्या पढ़ते हैं, रो करते हैं इसको, इस बार इसको रो, ROW रो इसको पढ़ा जाता है। संकेत को देखो लिखने का, घनत्व का अक्सर संकेत दिखाया जाता है, घनत्व का संकेत, घनत्व का संकेत इसको प्रयोग किया जाता है, इसको रो पढ़ते हैं, फिर से बोल रहे हैं तो रो। चलो यहाँ क्वेश्चन से यहाँ हमारा इसको एक नया चीज बता दी कि इसका संकेत को अक्सर प्रयोग में आता है, जो कि भौतिकी वगैरह में देखोगे सब जगह प्रयोग में आता है। तो 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब को क्या से बदलिए, ग्राम पर ml में बदलिए, 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब है, इसको बदलते हैं 1000, इसको तो ग्राम बदलना, तो 1 किलोग्राम कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, तो ग्राम बदल गया, बटे 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर, 100 गुना 100 गुना 100 क्या हो गया तुमको, सीसी हो गया ये से मीटर क्यूब से क्या बदल गया, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये सीसी हो गया, इतना सीसी। तो तुम्हारा अब क्या जाएगा, इसका देखते हैं, तो 10 पर 6 10 पर 6 हो गया, कट गया, तो 1 ग्राम पर सीसी हो गया, 6 पावर ऊपर गए 6 पावर नीचे दिए, 1 ग्राम पर सीसी या 1 ग्राम पर ml भी कर सकते हैं। तो पानी का घनत्व हो गया 1000 केजी, ऐसा ही मात्रा में 1000 केजी पर मीटर क्यूब, या हो गया 1 ग्राम पर ml या पर सीसी। तो जाहिर है कि पानी का घनत्व क्या लिखा, 4 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, यहाँ पर लिखा हुआ तुम्हें पानी का घनत्व कितना होगा, तुमको 1000 केजी पर मीटर क्यूब, या इसको लिख सकते हो 1 ग्राम पर ml या सीसी या 1 ग्राम पर सीसी, ऐसा लिख सकते हो। पानी का घनत्व याद कर सकते हो। इसी से एक तुमको परिभाषित किया गया है आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व भी इसको कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी या आपेक्षिक घनत्व। तो इसको लिख लो, इसको लिख करके तो आप अगला लेते हैं आपेक्षिक घनत्व, इसको नोट करो। अब लिखते हैं, बताते हैं इसको, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसको, एक नया पद है जिसका नाम है, घनत्व से ही जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अक्सर प्रयोग में आता है, देखिए आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व इंग्लिश में लिखो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसी पदार्थ का जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष घनत्व उस पदार्थ का आपेक्षिक, उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व
कहलाता है। आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या हो गया, तुमको इस रूप में इसको लिखें, आपेक्षिक घनत्व, इसको विशिष्ट कभी कभी कहते हैं, बराबर पदार्थ का घनत्व बटे क्या चीज, पानी का या जल का घनत्व किस टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये कितना होता है ये भी तुम्हें याद होगा, विकल्प लिखे थे, ये होता है दैट्स इक्वल्स टू, ये होता है तुमको 1000, अगर साई मात्रक में काम करना तो 1000 केजी मीटर क्यूब, और यानी तो 1001 केजी 1 ग्राम पर ml। तो अक्सर जो तुमको सीजीएस पद्धति में कर सकते हैं 1001 ग्राम पर ml और 1 ग्राम पर सीसी, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा मात्रक होगा, तो इसका मतलब सीजीएस मात्रक में सिर्फ 1 से गुना करें तो उसका घनत्व निकल जाएगा 1 ग्राम पर सीसी, या एसआई में काम करना तो 1000 से गुना कर देगा तो क्या निकल जाता है, आपेक्षिक घनत्व में 1 से गुना करके सीजीएस में घनत्व निकल जाएगा ग्राम पर एमसीसी में या ग्राम पर एमएल में, और 1000 से गुना करके एसआई मात्रक निकल जाएगा। इस पर अक्सर जो है तुमको इसका प्रयोग होता है। केमिस्ट्री में अक्सर जो है तुमको पारा का क्या करते हैं लोग, पारा का प्रयोग करते हैं दाब वगैरह मेजर करने में, तो उसके लिए हम लोग इसका जो आपेक्षिक घनत्व पारा का होता है वो होता है तुमको 13.6। तो पारा का घनत्व कितना हो गया, पारा का, देखिए पारा का कहां प्रयोग करते हैं हम लोग, अक्सर बोले कि पारा का जो थर्मामीटर है तुमको या कोई बैरोमीटर है, इससे दाब मापना है, तो दोनों में प्रयोग होता है। पारा का आपेक्षिक घनत्व 13.6 होता है। तो पारा का घनत्व कितना हो जाएगा, तो पारा का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, आपेक्षिक घनत्व गुना, आपेक्षिक घनत्व गुना कितना हो गया तुमको, आपेक्षिक घनत्व गुना हो जाएगा, आपेक्षिक घनत्व गुना जल का घनत्व गुना जल का घनत्व। यही सूत्र में रखे, अगर ये पारा हो गया तो पदार्थ की जगह पारा हो गया, तो पारा का जब घनत्व तुमको करना है इसको क्या कर जाएगा, आपेक्षिक घनत्व में क्या होगा तुमको मल्टीप्लाई हो गया इधर जाकर के, ये जब आपेक्षिक घनत्व तुमको था इसका दिया हुआ है 3 क्या होगा गुना हो गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा 13.6 और गुना एसआई मात्रा में करेंगे तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब, तो बराबर 13,600 हो गया, ये एक दिन पॉइंट मिलेगा तो 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, या 13.6 ग्राम पर सीसी। तो इसका किसी का भी निकाल सकते हैं इसी ढंग से। घनत्व निकालने में क्या है, तो अगर 1000 से गुना कर अगर एसआई मात्रा में करना है और अगर सीजीएस में करना है तो कितना होता है, सीजीएस में करते हैं हम लोग यही चीज, तो 13.6 गुना 1 बराबर 13.6 ग्राम पर एमएल भी हो जाता है, या 13.6 ग्राम पर सीसी, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अगर 1 से गुना कर देते उसमें 1 क्या कैसे गुना करते हैं, 1 से गुना करते तो सीजीएस में निकल जाता। तो ये समझ गया होगा कैसे उपयोग करते हैं इसका। तो अब है तुमको एक देख लेते हैं, एक ताप, ताप क्या होगा तुमको, आपेक्षिक घनत्व तुमको जान गया होगा, पानी का घनत्व याद रखो, पानी का घनत्व कितना हो गया 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और एक तो पानी का घनत्व हो गया 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और इसाई मात्रक में हो गया, और सीजीएस मात्रक में 1 ग्राम पर सीसी। आपेक्षिक घनत्व क्या हो गया तुमको किसी पदार्थ का, उस पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। उस पदार्थ के घनत्व में अगर पानी के घनत्व से क्या कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, तो क्या निकल जाएगा, पानी का घनत्व निकल जाएगा। चलो तो अब है तुमको
पानी का संभव है ताप अब निकालते हैं। ताप के बारे में लिखते हैं, ताप का इंग्लिश टेम्परेचर। पदार्थ जो है ताप का क्या करता है, मतलब उसमें गर्मपन या ठंडापन का मापन करता है। ताप द्रव के ठंडापन या गर्मी का मापन करती है, गर्मी का मापन करती है। और ठंडा कितना है या गर्मी, इसको मापन कौन करता है, ताप करता है। तो ताप का क्या है, SI मात्रक, ताप का SI मात्रक केल्विन, केल्विन के होता है। आपका केल्विन के होता है। तो ताप का जो है मात्रक को केल्विन अक्सर हम लोग प्रयोग करते हैं या डिग्री सेल्सियस में भी करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन 273.15 या roughly 273 बोलते हैं। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए, डिग्री सेल्सियस से केल्विन के में बदलने के लिए ताप में जैसे 273.15 जोड़ दिया जाता है। तो 273 ही जनरली जोड़ते हैं, 273 ही जोड़ देते हैं, जोड़ दिया जाता है। जैसे कि हम 27 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसको जोड़ेंगे तो 27 जो 273 0.5 नहीं जोड़ते हैं, इतना क्या हो जाता है, 27 जो 273 इतना केल्विन बराबर 300 केल्विन। तो 300 केल्विन ऐसा होगा। अब अगर किसी को कहा जाए कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस बदलें, अगर केल्विन से अगर डिग्री सेल्सियस बदलना 273 घटा दोगे, तो अगर कोई 500 केल्विन ताप है तो इसको डिग्री सेल्सियस में लाना है, तो 500 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस हो गई है। 500 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगी, तो 273 227 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस बदलना है घटा दीजिए, डिग्री सेल्सियस से केल्विन बदलना जोड़ दीजिए। और ताप का मापन तो किससे करते हैं, थर्मामीटर से। थर्मामीटर होता है जो कि अलग अलग तरह का थर्मामीटर होता है, जो कि भौतिकी में पढ़ाई होगी आगे जब उसमें चैप्टर में जाकर के इसका और डिटेल में पढ़ाई होगी, ताप का मापने का थर्मामीटर। दाब भी एक भौतिक राशि है जो कि हर तरफ से जब बल लगता है गैस पर तो उसको क्या कहते हैं, दाब करते हैं। तो दाब को कैसे मापते हैं, दाब को मापने का क्या था, बैरोमीटर। तो दाब का SI मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर स्क्वायर या पास्कल। तो वायुमंडलीय दाब, जैसे दाब होता है तुमको वायुमंडल का दाब होता है, इसको लिख लो। तो इसमें थोड़ा सा दाब बता देते हैं। दाब को हम लोग मापते हैं कौन मात्रक में, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का प्रत्यय हो क्या आता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो वायुमंडल जो हमारा है वह भी हम पर दाब लगाता है, तो जिसको हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाम से पता है, वायुमंडल जो हमारा हवा है, वायुमंडल में उपस्थित हवा के द्वारा लगाया दाब, हवा के द्वारा लगाया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब
कहलाता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होगा? एक वायुमंडलीय दाब जो होता है, दाब का SI मतलब क्या होता है? दाब का SI मतलब होता है दाब का SI मात्रक, दाब मतलब बल होती है। दाब का SI मतलब क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, इसको PA कहते हैं संकेत, और नाम है इसका पास्कल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। एक वायुमंडलीय दाब जो हम लोग का होता है, जो बैरोमीटर से नापेंगे, तो उसमें लगभग 76 सेंटीमीटर पारा चढ़ जाएगा। 76 सेंटीमीटर पारा लगभग चढ़ जाता है, तो एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 76 सेंटीमीटर पारा का दाब। 76 सेंटीमीटर कहेंगे या 760 मिलीमीटर पारा का दाब, या अगर तुमको 10⁵ लगभग 1.013 को जाओ लिख लो, 1.013 ऐसा लिख लो, 1.013 जब तुमको एक वायुमंडलीय दाब का मान होगा तुमको इतना पास्कल होगा। एक वायुमंडलीय दाब का मान होगा 1.013 पास्कल, 76 सेंटीमीटर उसमें पारा जाता है। ये दोनों का इक्विवेलेंट हो गया तुमको। तो ये तुमको एक वायुमंडलीय दाब का ये मान हो गया तुमको, एक SI मात्रक में यहाँ मान हो गया, और 76 सेंटीमीटर पारा के मान के बराबर। और इसी पारा का इसका जो घनत्व निकालने के लिए उसका सूत्र होता है P बराबर √V निकलता है। तो उस सूत्र को देखेंगे, तुमको बहुत की मेरे पढ़ाई होगी, या तुमको जब गैस चैप्टर का होगा, गैस का जो द्रव्य की अवस्था जो क्लास 11 में आगे जाकर के है, द्रव्य की अवस्था करके एक चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर, उसमें पढ़ाएंगे। तो ये तुम्हारा हो गया। और एक शब्द होता है STP का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका शॉर्ट फॉर्म को, इसका फुल फॉर्म हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसको कहते हैं मानक ताप एवं दाब। इसको क्या कहते हैं? मानक ताप एवं दाब। इसको मानक ताप एवं दाब कहते हैं। इसका मान होता है, मानक ताप एवं दाब का मतलब 0 डिग्री ताप होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब। इसको हम लोग कहते हैं STP। यही इसे क्या कहेंगे हम लोग? STP, 0 डिग्री सेल्सियस या एक वायुमंडलीय दाब। इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन भी हो गया। इसका मतलब कितना? 273 केल्विन कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं 1.013 पास्कल, ऐसा ही मात्रा में कहें तो इसको कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर STP का अक्सर प्रयोग होता है, ये सब जान लो। STP का फुल फॉर्म लीजिए, मानक ताप एवं दाब हिंदी हुआ, लेकिन STP कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 0 डिग्री सेल्सियस ताप को स्टैंडर्ड ताप कहेंगे, मानक ताप, और एक वायुमंडलीय दाब को मानक ताप कहेंगे। इस प्रकार से ये क्या हो गया? STP तुम्हारा हो गया। इस तरह से तुमको कुछ कॉमन शब्दावली समझ में आ गया होगा। इसका जो अगला तुम्हारा जो लेक्चर है, जिसमें कि तुम्हें इसका मतलब कि सार्थक अंक, किसी पर जो हम लोग मापन करते हैं उसकी यथार्थता, परिशुद्धता, या तुमको कैसे उसका किसी को सार्थक अंक, किसी जो परिकलित मान आता है, किसी का मेजरमेंट करते हैं, उसमें कैसे तुमको परिकलित मान का कैसे हम लोग उसमें कितने सार्थक अंक हैं, उस सार्थक अंक के आधार पर उसके बाद जानकारी दी जाएगी कैसे जोड़ घटा करते हैं हम लोग, जोड़ घटा गुणा भाग में सार्थक अंक के प्रयोग से कैसे जो परिकलित माप किसी यंत्र से माप करके लाते हैं हम लोग, तो कैसे उसमें जो है उसका जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं। इन सब के बारे में देखो, तुम्हारे एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें भी दिया हुआ है, धीरे धीरे उसमें पढ़ भी रहे होंगे। और इस प्रकार से तुमको क्या कहते हैं, धीरे धीरे तुम्हारा कहते हैं आगे का लेक्चर भी पढ़ाई जारी रहेगा। तो इसमें इस बाकी जान जो है तुमको नोट्स वगैरह के लिए तुम्हारा स्टूडेंट का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें से देख सकते हो। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म कर रहे हैं।